हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं हमारे हिंदी के टॉपिक विराम चिन्ह के बारे में बताऊंगी कि विराम चिन्ह का प्रयोग कब और कैसे और वाक्य में कहाँ किया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है तो उन्हें हम क्या विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्दों में विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते या बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान और भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे देखिए, यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो उन अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे कुछ वाक्य उदाहरण देखें। रोको मत जाने दो। इस वाक्य में पूर्ण वाक्य होने के बाद ही पूर्ण विराम लगाया गया है तो उसका क्या मतलब है कि रोको मत जाने दो। आगे देखिए, सेकंड वाक्य रोको, रोको के बाद कोमा लगा दिया, मत जाने दो, फिर पूर्ण विराम। तो रोको के बाद कोमा लगने के बाद हमें वहाँ थोड़ा ठहराव करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा बोलते समय। रोको मत जाने दो। हमारा तीसरा वाक्य देखिए, रोको मत, रोको मत के बाद कोमा लगा हुआ है, फिर जाने दो, यानी कि रोको मत, उसे जाने दो, जिसके बारे में बात की जा रही है कि उसे जाने दो। उपयुक्त उदाहरणों में पहले वाक्य में अर्थ स्पष्ट नहीं होता जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में अर्थ स्पष्ट हो जाता है, लेकिन एक दूसरे का उल्टा अर्थ मिलता है जबकि तीनों वाक्यों में वही शब्द है। दूसरे वाक्य में रोको, रोको के बाद अल्पविराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया है, लेकिन तीसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्पविराम लगाने से किसी को न रोक कर जाने के लिए कहा गया है। इस प्रकार विराम चिन्ह लगाने से दूसरे और तीसरे वाक्य को पढ़ने में तथा अर्थ स्पष्ट करने में जितनी सुविधा होती है उतनी ही पहले वाक्य में नहीं होती। इसलिए विराम चिन्हों के विषय में पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। देखिए, पहले अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, उपविराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और कोष्ठक। हिंदी में कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं। जैसे देखिए, अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, उपविराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्ठक, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं इसको, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लोप चिन्ह। हाँ जी, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम अल्पविराम के बारे में जानेंगे। वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग करना हो वहाँ अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, अल्पविराम का अर्थ हुआ थोड़ा विश्राम अर्थात थोड़ा रुकना। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का वर्णन एक साथ करते हैं तो उनके बीच बीच में अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने कहा के बाद अल्पविराम है, तुम मुझे खून दो के बाद अल्पविराम है। तो वाक्य क्या कैसे पढ़ेंगे हम? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, यहाँ हमने रुकना है थोड़ा सा, उसके बाद कहेंगे तुम मुझे खून दो, फिर थोड़ा सा रुकना है, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजमहल में पधारे। इसमें देखिए अल्पविराम का प्रयोग कैसे किया गया है। राम के बाद अल्पविराम, लक्ष्मण के बाद। देखिए फिर इसको कैसे पढ़ते हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजमहल में पधारे। थर्ड वाक्य देखिए, सुनो, सुनो, वह क्या कह रही है। सुनो और सुनो के बीच में क्या है? अल्पविराम। तो सुनो, 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 सुनो के बीच में अल्पविराम है, वह क्या कह रही है। अगला वाक्य देखिए, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसमें नहीं के बाद अल्पविराम है, फिर सेकंड शब्द नहीं है, उसके बाद भी अल्पविराम है। तो हाँ जी, अब हमारे आगे अर्धविराम के बारे में पढ़ेंगे। अर्धविराम के चिन्ह में क्या होता है? ऊपर डॉट और नीचे अल्पविराम होता है। जहाँ अल्पविराम से कुछ अधिक देर ठहरते हैं और पूर्ण विराम से कम ठहरते हैं वहाँ अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। आमतौर पर अर्धविराम को दो उपवाक्यों को जोड़ता है जो थोड़े से असंबद्ध होते हैं और जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता। ऐसे कुछ उदाहरण देखिए। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, किंतु
श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। तो इसमें फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है के बाद अर्धविराम लगाया गया है, क्योंकि हमें यहाँ थोड़ा ठहरना है। किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। 2 या 2 से अधिक उपाधियों के बीच अर्धविराम का प्रयोग होता है, जैसे MA, B.Ed, MA, PhD, MSc और DSc। अगला देखिए, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, अर्थात हमारा वाक्य समाप्त हो जाए, वहाँ पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। और हमारे विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहीं पूर्ण विराम प्रयोग होता है। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, यह हाथी है, वह लड़का है, मैं आदमी हूँ, तुम जा रहे हो। इसमें वाक्य ख़त्म होते ही, ये छोटे छोटे वाक्य दिए गए हैं, वाक्य ख़त्म होते ही पूर्ण विराम लगा दिया गया है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। हाँ जी, अब हम उपविराम के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहाँ अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो यहाँ 2 डॉट लगी हुई है, इसी को हम उपविराम बोलते हैं। क्योंकि यहाँ हमारा वाक्य पूरा नहीं हुआ तो वो नाम भी बताने हैं कि आगे कौन कौन से। मोहन, मोहन के बाद अल्प विराम लगाया गया है। गोपाल, गोपाल के बाद अल्प विराम लगाया गया है। गिरिधर आदि। कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोहन, गोपाल, गिरिधर आदि। आगे देखिए, हम विस्मयादि बोधक चिन्ह देखेंगे। इसका प्रयोग हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, वह आप यहाँ कैसे पधारे, वह शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है। हाय, बेचारा व्यर्थ में मारा गया, हाय के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है। हे ईश्वर, सबका कल्याण हो, यहाँ पर भी हे ईश्वर के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है। अब हम प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में जानेंगे। बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ किसी दूसरे से पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है। वहाँ क्या रखा है, ये भी पूछा जा रहा है कि वह क्या रखा है, कौन सी वस्तु रखी है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है। अब हम कोष्ठक के बारे में जानेंगे कि कोष्ठक का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे, लता मंगेशकर भारत की कोकिला। फिर कोष्ठक का प्रयोग किया गया है कि कोकिला, भारत की कोकिला, उसे क्यों कहा गया है कि वो मीठा गाने वाली है। लता मंगेशकर भारत की कोकिला मीठा गाने वाली है। आगे देखिए, योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। हमारी हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का प्रयोग अधिक होता है। 2 शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए और उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे हम विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे, जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है, तो सुख और दुख के बीच में योजक चिन्ह प्रयोग किया गया है। रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है, रात और दिन के बीच में भी योजक चिन्ह लगाया गया है। दाल रोटी, दही बड़ा, सीताराम, फल फूल, इन शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब हम हमारे अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे कि इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे, राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, तो इसमें सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, इस वाक्य को इन्वर्टेड कोमा में अर्थात अवतरण चिन्ह में लिया गया है। जीवन विश्व की संपत्ति है, ये किसने कहा? जयशंकर प्रसाद जी ने। तो इसमें जीवन से लेकर है तक, जीवन विश्व की संपत्ति है, तो इसको अवतरण चिन्ह में लिया गया है। आगे देखिए, लाघव चिन्ह क्या होता है।
किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में, संक्षेप का मतलब छोटे में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य अर्थात 0 लगा देते हैं तो यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे पंडित का लाघव चिन्ह है प, पंडित प के ऊपर बिंदी और फिर लाघव चिन्ह अर्थात 0। डॉक्टर का लाघव चिन्ह डा लिख के फिर लाघव चिन्ह लगा दिया। प्रोफेसर का लाघव चिन्ह प्रो लिख के फिर लाघव चिन्ह लगा दिया। आगे देखिए आदेश चिन्ह क्या होता है। किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय, आदेश चिन्ह किसी विषय को क्रम से लिखना हो तो विषय क्रम व्यक्त करने से पहले आदेश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वचन के 2 भेद हैं तो 2 भेद हैं के बाद आदेश चिन्ह लगाया गया है जहाँ 2 डॉट होती हैं और एक छोटी सी डैश लगी होती है। जैसे एक वचन बहुवचन। उसके बाद हम रेखांकन चिन्ह के बारे में जानेंगे जिसको हम अंडरलाइन बोलते हैं। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो ये प्रेमचंद जी ने अपना उपन्यास लिखा है, उसका नाम है गोदान उपन्यास। तो ये महत्वपूर्ण शब्द है तो इसके नीचे रेखांकन चिन्ह लगा दिया गया है। अब हम लोप चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है, हम करेंगे या मरेंगे। तो लोप चिन्ह देखिए ये 3-4 डैश दिखाई गई हैं। गांधी जी ने कहा, यहाँ थोड़ा रुकना है, परीक्षा की घड़ी आ गई है। उसके बाद 3-4 डॉट दिखाई गई है जिसको हम लोप चिन्ह बोलते हैं कि हम करेंगे या मरेंगे।